कहानी है वह है कानों में कंगना, जो कि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है और हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के इकाई 7 कहानी भाग में लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। कानों में कंगना। सबसे पहले राधिका रमन प्रसाद जी के बारे में कुछ बातें। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर सन 1890 है, ये 1990 नहीं है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। 1890 ईस्वी को सूर्यपुरा शाहाबाद बिहार में हुआ था। ये शाहाबाद के प्रसिद्ध जमींदार राजा राजेश्वरी सिंह प्यारे के पुत्र थे। सन 1920 की 1 जनवरी को अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया। वे आरा नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी हुए। इनकी कहानी संग्रह कौन कौन सी है? गल्प कुसुमांजलि जो कि 1922 में आई, और सावनी समा जो 1938 में आई। नाटक है इनके नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक 1911, धर्म की धुरी 1952 और अपना पराया 1953। आगे इनकी उपन्यास हैं। राम रहीम 1936, पुरुष और नारी 1939, सूरदास 1942, संस्कार 1947, पूरब और पश्चिम 1951, चुंबक और चाटा 1957। कहानियाँ इनकी कौन सी प्रमुख? कानों में कंगना 1913 जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। गांधी टोपी 1938, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951, वे और हम 1956, तब और अब 1958, धर्म और मर्म 1959, अबला क्या ऐसी सबला 1962, बिखरे मोती 1964, बिजली और दरिद्र नारायण। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी इंदु पत्रिका में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये दोबारा आ गया शीट। कानों में कंगना राधिका रमन की प्रसिद्ध कहानी है और ये कहानी इंदु पत्रिका में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कहानी के पात्र देख लेते हैं। नरेंद्र या कथावाचक स्वयं, ये इसका मुख्य पात्र भी है, इसके द्वारा पूरी कहानी बताई जाती है। किरण जो कि नरेंद्र की पत्नी है वो नरेंद्र की। योगेश्वर जो किरण के पिता हैं। मोहन जो है नरेंद्र का दोस्त है। क्या है जी? नरेंद्र का दोस्त है। किन्नरी जूही भी इसके एक पात्र है। ये कहानी देख लेते हैं। कहानी मैंने पूरी नहीं ली है, इसके मेन पार्ट ही लिए हैं। अगर पूरी लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहानी देख लेते हैं। नरेंद्र या लेखक अपने पिता की आज्ञा से अपने पिता के ही लड़कपन के दोस्त योगेश्वर की कुटिया में या कुटी में धर्म ग्रंथ के अध्ययन हेतु जाता है। योगेश्वर कौन है? तो नरेंद्र के पिताजी के दोस्त हैं। विद्या अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत नरेंद्र गुरु दक्षिणा के रूप में क्या क्या देता है? 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा योगेश्वर की पुत्री जो थी किरण के लिए 2 कनक कंगन ले जाता है।
आचार्य योगेश्वर सब कुछ वापस कर देते हैं, केवल कंगन जो होता है वो किरण उठा ले जाती है। कंगन पहनने के बाद अनायास ही नरेंद्र अपने गुरु योगेश्वर की पुत्री किरण के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। इस अनुभवी योगेश्वर इसे क्या होता है, अनुभवी योगेश्वर जान लेते हैं। वे अपनी पुत्री को नरेंद्र के हाथों सौंपते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नरेंद्र अपनी पत्नी की सुंदरता पर मोहित है, लेकिन एक दिन अपने दोस्त मोहन के यहाँ नाचने वाली किन्नरी से उसकी आंखें मिलती हैं और वह मोहित हो जाता है। किन्नरी की सुंदरता के विषय में कहता है कि किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। किन्नरी पर मोहित नरेंद्र अपनी पत्नी के तमाम जेवर किन्नरी पर न्यौछावर कर देता है। तमाम संपत्ति खोने के बाद वह किरण से कुछ भी देने को कहता है ताकि वह किन्नरी को समर्पित कर सके। क्या होता है कि नरेंद्र जो होता है, पहले तो वो योगेश्वर के पास जाता है अध्ययन के लिए, फिर उसको क्या होता है, प्रेम हो जाता है किरण से। जब वो कंगन पहनती है उसको देख के उसको उससे प्रेम हो जाता है। फिर वो वापस आ जाता है, उसके साथ रहता, अच्छे से रहते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन वो अपने दोस्त मोहित के घर जाता है। वहाँ वो एक किन्नरी से मिलता है जो कि एक नाचने वाली होती है, और उसको देख के वो उसकी सुंदरता पर भी क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। और उसको मतलब कि उसको मनाने के लिए, उसके लिए वो क्या करता है, अपने सारी संपत्ति उस पर लुटा देता है, न्यौछावर कर देता है, समर्पित कर देता है। और फिर वो क्या करता है, सारा कुछ खोने के बाद भी फिर वो किरण के पास जाता है, उससे मांगता है कि हाँ मुझे कुछ दे, जो भी बचा है मैं ताकि किन्नरी को दे सकूं। नरेंद्र वासना के नशे में है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ जो बहुत ही मार्मिक है इस कहानी में दी गई हैं। किरण किरण तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। क्षीण कंठ यानी सूखा हुआ गला, उसका गला सूख चुका था, वो बीमार थी। और काकली थी, और आवाज़ जो थी बहुत धीमी थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने बोला हाँ, मतलब कि जब उसने किरण से बोलता है कि किरण किरण क्या तुम्हारे पास कोई गहना बचा है, कोई है, तो बोलती है हाँ। किससे बोलती है, क्षीण कंठ से, सूखा हुए गले से, आवाज़ धीमी आवाज़ में वो क्या बोलती है, हाँ। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। जो उसने सरकाया तो वो कानों में वही कंगना, मतलब कि वही कंगना होता है जब वो उससे पहली बार मिलता है। जैसे उसने वो कंगना लिया होता है वैसे ही उसको दोबारा वो दिखता है। इसके पश्चात क्या होता है, किरण की मृत्यु हो जाती है। नरेंद्र का नशा जो होता है वो टूट जाता है। जो उसका नशा होता है किन्नरी के प्रति वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन उसकी आंखों की पट्टी तब खुलती है जब उसका सब कुछ लुट जाता है, यानी कि किरण तो बचती ही नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आइए कुछ पंक्तियाँ वगैरह मैंने देखी है। अच्छा हाँ, ये देख लेते हैं कहानी में क्या 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 दिखाया गया है। कहानी में पुरुष की वासना का चरित्र नरेंद्र के माध्यम से किया गया है, जो कि एक स्त्री किरण पर मोहित होने के बाद भी वो क्या होता है, किन्नरी पर यानी बाहर वाली पर, मतलब घर वाली होने के बाद भी बाहर वाली पर मोहित हो जाता है। अतः उसे किरण से प्रेम ना था, बल्कि क्या थी, ओनली अकेली वासना ही थी। लेकिन किरण की मृत्यु के पश्चात उसे उस प्रेम का एहसास होता है जो उसमें अब तक ना था। कथाकार ने यहाँ पर स्त्री के प्रति वासना तथा दाम्पत्य प्रेम के बीच की रेखा को स्पष्ट करते हुए संदेश देना चाहा है कि दाम्पत्य प्रेम घर को बचाने वाला होता है, जबकि
पर स्त्री मतलब बाहरली स्त्री के प्रति वासना जो होती है घर को उजाड़ देती है। यानी कि अगर हम अपनी ही पत्नी के प्रेम में रहते हैं तो वो क्या होता है, बचा लेता है, लेकिन अगर हम बाहर वाले के प्रेम में पड़ते हैं तो वो क्या होता है, उजाड़ भी देता है घर को। वासना तथा प्रेम के ताने बाने पर बुनी इस कहानी की शुरुआत बेहद अलंकृत और श्रृंगारिक अंदाज में, यानी कि बहुत खूबसूरती से होती है शुरुआत, लेकिन जो इसका अंत होता है उतना ही दुखद और मार्मिक है। आगे इस कहानी की कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने ली हैं, इसे भी देख लेते हैं। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती, क्षण भर जल का समतल, ये बात की लाइन है। पहले वाली देखते हैं। दूसरे दिन में योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बैठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों पर रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रहा, किरण देखती रह गई। आगे, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। आगे पंक्तियां हैं। हाय मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। ये पंक्ति नरेंद्र के द्वारा कही गई है। और किसके लिए कही गई है? किन्नरी के लिए भी। मेरे पास कुछ भी होता तो मैं उसके चरणों पर दे देता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल क्लांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। हाँ, शीलकंठ की काकली थी। मतलब यहाँ पर वो नरेंद्र किरण को कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा है तो दो। तो वो बोलती है हाँ, शीलकंठ की काकली। मैंने आपको बता दिया, ऊपर ही बताया है कि उसका गला सूखा हुआ था और उसने बहुत धीमी आवाज़ में हाँ बोला। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों में कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहीं चली गई। क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी?
आंखें मुख पर जा पड़ी 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 वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। यहाँ पर न शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र मिलता है, जिसमें जो यहाँ पर जो अंगूठी होती है वो क्या होती है, एकमात्र निशानी होती है। शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छानकर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। यहाँ पर ये हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।